दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं प्रख्यात आलोचक, विचारक और लेखक। वैसे तो इनको आलोचना में सिद्धहस्त प्राप्त है और इनकी 4 किताबें आलोचना की जो मुझे जानकारी है आ चुकी है। अभी अजय जी और बताएंगे अपने बारे में। एक तो है इतिहास की रणभूमि और साहित्य, दूसरा है संगीत, कविता, हिंदी और मुगल बादशाह, तीसरा है प्रगतिशील कविता के सौंदर्य और चौथा है रचना की परख, कविता और कहानी दोनों में। अजय जी की एक और खासियत है, ये जनवादी लेखक संघ के फाउंडर सदस्यों में से रहे हैं और आलोचना में इनका जो तेवर है, इनकी जो भाषा है वो कई बार लोगों को बहुत परेशान करती है, लेकिन ये इसीलिए जाने जाते हैं कि ये बहुत तल्खी से, निर्ममता से सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे वो दर्शन गांधी के बारे में बात हो, या साहित्य के बारे में हो, या कला के बारे में हो, या जो चर्चाएं चलती रहती हैं उसके बारे में। तो अब मैं अजय जी से दरखास्त करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि जैसे आपने इलाहाबाद से पढ़ाई की, उसके बाद से आप दिल्ली आ गए, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आपने शायद पढ़ाया भी मेरे ख्याल से ना? जी अरविंद जी। हाँ। और अब आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि मेन एक्चुअली क्या होता है। लोग कविताएं लिखते हैं या कहानियां लिखना शुरू करते हैं, आपका आलोचना में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। उसके बाद एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मेरी कुल 18 पुस्तकें हैं। ओ। और उनमें से 4 पुस्तकें वो समाज विज्ञान से संबंधित हैं, जो राजनीतिक, ऐतिहासिक और अर्थशास्त्र संबंधी या जो भूमंडलीकरण संबंधी लेख हैं उन पर अलग अलग पुस्तकें हैं। और उसके अलावा 14 पुस्तकें साहित्यिक आलोचना की हैं, जिनमें एक पुस्तक आपने जिक्र किया, प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल्य, दूसरी एक है नागार्जुन की कविता, एक है केदारनाथ अग्रवाल और एक है उपभोक्तावाद, उत्तराधुनिकता और समकालीन कविता। इस तरह कुल 18 पुस्तकें मेरी हैं आलोचना की। अब अपने बारे में क्या बताऊं, इसमें संकोच होता है, लेकिन इलाहाबाद में मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। मेरे पिता कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर थे और कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार जनयुग के संपादक थे। वे 1967 में दिल्ली चले गए थे। 1970 में हाई स्कूल का इम्तहान देने के बाद मैं भी अपने बाकी परिवार के साथ दिल्ली चला गया था। फिर वहाँ से मैंने एमए और पीएचडी तक की पढ़ाई की और फिर कॉलेजों में पढ़ाता रहा। बाद में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ। वहीं से 2011 में मैंने अवकाश ले लिया और पूरे समय साहित्यिक आलोचना के काम में लगा हूँ। शुरू में मैं भी कविताएं लिखता था और मेरी कविताएं रमेश उपाध्याय जैसे लेखक और संपादक कथन में मेरी कविताएं ही छापते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी माना कि ये आलोचना ही लिखने लगे हैं, तो अब आलोचक के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। आलोचना में मैं इस तरह आया कि मैंने महसूस किया पीएचडी करने के दौरान कि कविताएं तो जैसी मैं लिखता हूँ ऐसी या इससे और अच्छी कविताएं लिखने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन जिन विचारों के लिए, जिन साहित्यिक कसौटियों के लिए, सौंदर्य के जिन मूल्यों के लिए साहित्य में संघर्ष होना चाहिए या साहित्य में जिनके लिए आगे बढ़कर बात कही जानी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आलोचना लगभग नहीं लिखी जा रही है। और मेरे साथ के आलोचकों में मुझे इस बात का थोड़ा सा पश्चाताप है
कि उस दौर के आलोचक साहित्य पर तो बात करते थे, लेकिन साहित्य जीवन को लेकर लिखा जाता है, तो उस जीवन से साहित्य के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सचेत नहीं दिखाई पड़ते थे। तो और जीवन से साहित्य की बात जब आप जोड़ेंगे तो साहित्य की का मूल्यांकन तो आप करेंगे ही, लेकिन जो जीवन चित्रित किया गया है उसका भी मूल्यांकन आप करेंगे। तो आलोचना का काम काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। केवल साहित्य पढ़ने से वो नहीं हो सकता है, या केवल साहित्य शास्त्र पढ़ने से नहीं हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में मैंने पहले आलोचनात्मक लेख कुछ लिखे, और धीरे धीरे कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन आलोचनात्मक लेखों के दबाव में मैं खुद क्रमशः आलोचना की तरफ चला गया। थोड़े दिन के बाद मैंने महसूस किया कि कविता लिखने की जो चिंतन प्रक्रिया है और आलोचना लिखने की जो चिंतन प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि दोनों एक साथ निभाई नहीं जा सकती। और इस तरह 5-7 साल तक तो थोड़ी बहुत कविता लिखता रहा साथ साथ, लेकिन कविता धीरे धीरे छूट गई और मैं पूरा वक्ती आलोचक कहा जा सकता हूं। इस तरह आलोचना में आया। और आपने अभी बताया कि 18 किताबें आपकी आ चुकी हैं। हाँ। और ये भी एक बड़ी बात है। ये भी एक बड़ी बात है कि आलोचना की 18 किताबें। मेरे ख्याल से रामविलास शर्मा जी की भी इतनी ही किताबें होंगी। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। उनकी तो और ज्यादा हैं, उनकी तो और ज्यादा हैं, और उतना बड़ा काम अभी मैंने नहीं किया है, उसके बराबर कहीं नहीं हूं। लेकिन इन दिनों मैं अगली जिन 2 किताबों पर काम कर रहा हूं, उनमें पहली किताब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, क्योंकि रामविलास जी की पुस्तक आए हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में दुनिया बदल गई और साहित्य की धाराएं बदल गईं, और निराला पर कोई उस तरह का उल्लेखनीय कार्य नहीं आया। तो अब निराला को रिविजिट करना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है। तो मैं निराला जी पर इस समय एक पुस्तक लिख रहा हूं, और इसके बाद मेरी योजना है रामविलास जी पर एक पुस्तक लिखने की। तो अभी तो कई वर्ष के लिए मेरे पास आलोचना के उत्तरदायित्व हैं। बढ़िया है ये। और ये बताइए कि आज के समय में, हाँ, आप आज के समय में, रचनाओं पर तो हम बाद में बात करेंगे, आज के समय में जो आलोचना की स्थिति, किसी जमाने में रामविलास शर्मा जी थे, और उसके बाद एक स्तंभ के तौर पर थे नामवर जी थे, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, त्रिपाठी हैं, नित्यानंद तिवारी हैं, बीच में शिवकुमार मिश्र थे। बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं। मैनेजर पांडे कोई आलोचक नहीं है, वो तो विदेशी पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर उनका हिंदी में भाष्य कर देते हैं, या उन्हीं बातों को अपने शब्दों में कह देते हैं। आलोचना की तो कोई पुस्तक उनकी है नहीं, सिद्धांत की पुस्तकें हैं। अच्छा, तो आज की आलोचना में अगर मान लीजिए कि विश्वनाथ त्रिपाठी को और इनको नित्यानंद तिवारी को इनको छोड़ दिया जाए, तो आज बाकी आलोचना की क्या स्थिति? युवाओं, देखिए मेरी हाँ, मैं युवाओं में तो बहुत बात नहीं कर पाऊंगा। युवाओं में बड़े प्रतिभाशाली लड़के निकल रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इन युवाओं में जाति धर्म की सीमा रेखाएं भी टूट रही हैं, और कई बहुत प्रतिभाशाली लड़के निकल रहे हैं। मेरी पीढ़ी में ही आलोचकों की अच्छी खासी पौध है। डॉक्टर शंभुनाथ हैं, कर्मेंदु शिशिर जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। हम सब ने अलग अलग क्षेत्रों में आलोचना और साहित्यिक मूल्यांकन और समाज और इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कुछ काम किया है। ये सब मिलके हमारी पीढ़ी ने एक बड़ा काम साहित्यिक आलोचना, सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में किया है। और हमारे साथ के ही कई लोग हैं जो अपने को दलित विमर्शकार कहते हैं। उन दलित साहित्यकारों में भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं। हालांकि उनमें विशुद्ध रूप से आलोचक तो कोई नहीं है, विमर्शकार ज्यादा हैं, और ये एक सीमा है थोड़ी, लेकिन फिर भी उनमें कई प्रतिभाशाली लोग हैं, और रचनाकार के रूप में तो उनमें बहुत लोग हैं। उसके बाद की पीढ़ी में आप देखें अगर, तो संभावनाशील युवाओं के हम नाम एक इसलिए नहीं लेंगे कि मैं सबको नहीं जानता और सबका मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा है, लेकिन
कई युवा हैं जो साहित्य की काफी गहरी समझ रखते हैं और उसके साथ साथ अपने समकालीन जीवन की एक समझ के साथ उस साहित्य को जोड़कर वे मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। मैं कामना करता हूं कि ये अधिक काम करें और पुस्तक के रूप में योजना बनाकर काम करें, क्योंकि जिस चीज का पूरे समाज में ह्रास हो रहा है वो है आलोचना बुद्धि। और पिछले दिनों जिस तरह की राजनीति पनपी है, जिस तरह की संस्कृति पनपी है, और विमर्शवाद ने भी, इन सब ने मिलके आलोचना बुद्धि को नष्ट करने में काफी भूमिका अदा की है। ऐसे में कुछ दलित समुदाय से आने वाले, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले और कुछ सामान्य, जिनको मुख्य धारा कहा जाता है, हालांकि ऐसा मैं बंटवारा मानता नहीं हूं समाज और मनुष्य में, लेकिन उसमें से आने वाले कई युवा रचनाकार हैं, बड़े संभावनाशील लड़के हैं। कम से कम 8-10 युवा मुझे दिखाई पड़ते हैं जिनमें आलोचनात्मक क्षमता बहुत अधिक है। मैं कामना करता हूं कि अगली पीढ़ी के ये सारे आलोचक इतना बड़ा काम करें जितना बड़ा काम हमारी पीढ़ी नहीं कर पाई, जिसकी जरूरत है। एक सवाल यहाँ पर है, और ये पिछले दिनों भी मैंने बातचीत के दौरान अपने मंच पर किसी से मैंने ये बात की थी। ये जो साहित्य की मुख्य धारा है, असल में यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि अभी तक हम लोग जो समझते थे, जो हम लोगों की सोच है, हम लोग की जो विचारधारा है, उसके हिसाब से साहित्य की मुख्य धारा वो होती है जो जनता से जुड़ी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जनवादी होती है या आगे बढ़ के क्रांतिकारी होती है। लेकिन आजकल जो चर्चा हो रही है वो मुख्य धारा में उन लोगों को ले रहे हैं जो कला के लिए, साहित्य के लिए, या अब नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है। हाँ, नाम मत लीजिए। हाँ, उनको मुख्य धारा का कवि मानते हैं। आपकी इस पर क्या राय बन रही है? नहीं, आज भी देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी है कि जो विशुद्ध कलावादी लोग हैं, कला के लिए वाले लोग हैं, वो तो अब इस समय बहुत ही नगण्य स्थिति में हैं। बल्कि जो विशुद्ध कलावादी लोग थे उनको भी राजनीति और जीवन के और प्रसंगों से अपने साहित्य को जोड़ना पड़ रहा है। मैंने अभी विमर्श की थोड़ी आलोचना की, मैं थोड़ा आलोचनात्मक ढंग से उसका उल्लेख किया, लेकिन विमर्शों की विशेषता क्या है? विमर्श चाहे दलित के हों, चाहे स्त्री के हों, चाहे आदिवासियों के हों, ये सामाजिक समुदाय हैं। तो ये विशुद्ध कला की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो लोग तो मांग करते हैं कि कला की कसौटी बदलो, सौंदर्य की कसौटी बदलो। तो समाज से साहित्य को जोड़ने वाली प्रवृत्तियां इस समय अधिक हैं। अब सवाल यह है कि समाज से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेके मुख्य धारा और हाशिया तय किया जा रहा है। समाज में जिनको हाशिए पर माना जाता है वो अपने को हाशिए का साहित्यकार कहते हैं, और जो समाज में प्रभुत्वशाली हैं उनको मुख्य धारा का साहित्यकार कहते हैं। लेकिन इस तरह का बंटवारा साहित्य में बहुत ज्यादा न है न चल सकता है, क्योंकि पहले भी समाज में जो वर्चस्वशाली लोग थे, साहित्य उनके विरुद्ध संघर्ष करता रहा है, साहित्य उनके विरुद्ध संघर्ष करता रहा है। और आप प्रगतिशील साहित्य के दिनों में देखिए, आप अन्ना भाऊ साठे बहुत ही दलित समुदाय से आए थे और मराठी के बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे। उसी तरह नारायण सुर्वे दलित समुदाय से आए थे और इतने लोकप्रिय कवि थे कि उनके काव्य पाठ में 3-3, 4-4 और 5-5 लाख श्रोता आते थे। तो वो मुख्य धारा नहीं हुए, वो जनता से किस तरह जुड़े थे। लेकिन हाँ, वो दलित विमर्श नहीं कर रहे थे। हिंदी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तो वैसे देखिए आज तो ओबीसी माने जाएंगे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, और शंकर शैलेंद्र वे तो अत्यंत निम्न वर्ण से आए थे, लेकिन ये सब एक प्रगतिशील धारा में थे। तो साहित्य में इस तरह का मुख्य धारा और गौण धारा का बंटवारा नहीं था। वहां संघर्ष जरूर था कि कुलीनतावादी कलावादी साहित्य एक तरफ और जनवादी लोकपरक प्रगतिशील साहित्य एक तरफ, और हम इसको दूसरे ढंग से कहें कि यथार्थवादी साहित्य एक तरफ और कलावादी साहित्य
एक तरफ। तो आज भी वास्तव में बंटवारा यही है, लेकिन विमर्शों ने साहित्य की ये जो दूसरी धारा थी, यानी जो मुख्य धारा है साहित्य की, यानी यथार्थपरक धारा, उसको विखंडित करने का प्रयास किया है। ये थोड़ा चिंता की बात है। ये जो जैसे एक तो बात हो गई कि ये विमर्शों ने जो है वो मतलब जो विभाजन है, जो मतलब एक तरह से कहें कि जन पक्षधर और जन विरोधी तो नहीं कह सकते सीधे सीधे, लेकिन ये है कि जो कला पक्ष के लोग हैं या कुल मिलाकर के अल्टीमेटली वो सत्ता पक्ष के लोग हो जाते हैं अल्टीमेटली। एकदम नहीं, तो घोषित रूप से हैं। हाँ, मतलब आप सीनियर हैं, आप कह सकते हैं। मैं उदाहरण के साथ बात करूंगा। हाँ। इन दिनों हमारे साथ के ही कवि हैं, तो वो पुराने नई कविता और प्रयोगवाद के दिनों वाले नहीं हैं, जिसको मैं कुलीनतावादी धारा कहता हूं समकालीन कविता की। उस धारा के एक कवि हैं ध्रुव शुक्ल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ध्रुव शुक्ल की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, धरती सबकी माँ है, अन्यायी भी बो देते हैं बीज, नियम से उग आता है, धरती सबकी माँ है। तो यह अन्याय के पक्ष में सीधा तर्क है या नहीं है? तो इसलिए आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यह सत्ता के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में, शोषक वर्ग के पक्ष में खड़ी कविता है। और जब कोई ये कहता है, जैसे रघुवीर सहाय बड़े प्रभावशाली कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे कहते हैं परिवर्तन एक बहुत बड़ा झूठ है, तो समाज में परिवर्तन की संभावना को अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए सारे संघर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। और आप देखेंगे उनके यहां विक्टिम मिलते हैं, स्ट्रगलिंग नहीं मिलते। तो जब परिवर्तन व्यर्थ है तो संघर्ष व्यर्थ है, संघर्ष व्यर्थ है तो आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। ये जो व्यर्थता का दर्शन है, ये यथास्थितिवाद है, ये सत्ता का और शोषक वर्ग का समर्थन करने वाला दर्शन है। तो ये उस दौर में भी था, आज के दौर में भी है। इसलिए ये उसी पक्ष का साहित्य है, खुल के कहा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो विमर्श चलते हैं, चाहे वो महिला विमर्श हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, चाहे वो आदिवासी विमर्श हो, या अल्पसंख्यक विमर्श हो, साहित्य में इसका कितना फायदा होता है? मतलब रचनात्मक साहित्य में इसका कितना फायदा होता है? आंशिक रूप से फायदा तो होता है कि वो समस्याएं अभी तक इतनी प्रभावशाली नहीं थी साहित्य में जितनी अब हो गई हैं। हालांकि आप याद करें तो 1914 में सरस्वती में हीरा डोम की कविता छापी गई थी, और उसमें डोम समुदाय के दुखों और संघर्षों को हीरा डोम ने छंदबद्ध तरीके से भोजपुरी में कहा था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा था सरस्वती में। तो सरस्वती के मंच पर हीरा डोम विराजमान हो चुके थे, लेकिन वो दलित साहित्य नहीं था। दिक्कत यह है, दलित साहित्य को अलग करने का कई बार प्रयास हुआ, जो पिछले 25-30 सालों में थोड़ा सा अधिक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कानपुर में मजदूर संगठन के समानांतर दलित मजदूरों का अलग संगठन बनाया गया, और उस संगठन के निर्माण के लिए उस समय वहां जो दलित व्यापारी और उद्योगपति थे उन्होंने पैसा दिया और अंग्रेजों ने पैसा दिया। तो दलित मजदूर और मजदूरों से अलग हैं, ये प्रयास पहले किया गया है। उसी तरह दलित साहित्य अलग है, ये प्रयास भी किया गया। अछूतानंद इसके उदाहरण हैं। लेकिन तब वो सब सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की धारा चली और फिर प्रगतिशील साहित्य की धारा चली, तो उसमें यह अलगाववाद बहुत सफल नहीं हुआ। लेकिन भूमंडलीकरण का दौर आने पर, उदारीकरण का दौर आने पर, निजीकरण का दौर आने पर, यानी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर आधुनिकता का दौर है, इस दौर के आने पर आप देखें कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई, माने अस्मिता की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो इस दौर में अलगाव आया। जब अस्मिता की राजनीति आई तो अस्मिता के नाम पर दलितों के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था, बहुत कुछ सच्चा और कुछ उसमें काल्पनिक भी बहुत वर्णन किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि सब अधिकतर रचनाओं में एक जैसी बातें रिपीट की गई हैं।
और एक लेखक के साहित्य पर दूसरे लेखक ने ही ये आक्षेप लगाए हैं कि इसमें बहुत सारी मनगढ़ंत चीजें हैं। वो अब उसके हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फिलहाल ये तो लाभ हुआ कि जो समस्याएं अब तक साहित्य के विचार के केंद्र में नहीं थी, वो विचार के केंद्र में आ गई। ये इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। दलित का ही नहीं, स्त्री का प्रश्न भी, हालांकि महादेवी वर्मा से लेके और तमाम लेखकों ने इन चीजों को उठाया है, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्रियों की दास्ता और यातना का कितना अद्भुत चित्रण है, और कहीं भी वो माने वो स्त्री विरोधी होकर बात कर नहीं सकते हैं। तो वो बातें आती रही हैं, लेकिन वो केंद्र में एक संगठित रूप से आई, इसका ये फायदा है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, विमर्श का मतलब, विमर्श का संबंध विचार से नहीं है। विमर्श हमेशा, डिस्कोर्स हमेशा पावर का होता है, और जब आप पावर के लिए डिस्कोर्स करते हैं तो आप संघर्ष का नहीं, संघर्ष का पक्ष नहीं लेते। और इसलिए दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को आप देखिए तो वो डोमिनेशन के लिए प्रयास करते हैं। वो वर्तमान व्यवस्था को, विमर्श वाले लेखक अधिकांशतः वर्तमान व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करते, वो इसी व्यवस्था के भीतर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की बात करते हैं, माने इसी व्यवस्था में वो अपनी जगह पाने की बात करते हैं। तो शोषण की व्यवस्था है, ये व्यवस्था ना बदले, हमको इसमें हिस्सा लेने को मिल जाए, ये है विमर्श का सार तत्व। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब विमर्श के लिए जो आइडेंटिटी बनाई जाती है, वो आइडेंटिटी किस तरह बनाई जाती है, हालांकि वो व्यवहार में उतरा चलती नहीं है, लेकिन बनाई कैसे जाती है। दलित हैं तो दलित के रूप में उनकी जो विशेष पहचान है उसको बल दिया जाएगा, लेकिन वो दलित मजदूर भी है। जो गैर दलित मजदूर है उसमें और दलित मजदूर में समानता है, इस समानता को वो अस्वीकार कर देंगे। और दलित डिक्की यानी दलित इंडस्ट्रियल चैम्बर्स एंड कॉमर्स, उसका दलित और जो खेत मजदूर दलित है उसके बीच में जो समानता है उसको वो फोरफ्रंट पे रखेंगे। इस तरह जो उत्पीड़न के संबंध हैं इनके लिए व्यर्थ हो जाएंगे और दूसरी पहचान इनके लिए प्राथमिक हो जाएगी। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई जाती है। वो उस रणनीति में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, यानी कि समावेश और बहिष्कार की दोहरी प्रक्रिया चलती है। एक दलित मजदूर का गैर दलित मजदूर से जो संबंध है उस समानता का बहिष्कार किया जाएगा, और दलित पूंजीपति और दलित श्रमिक के बीच जो विषमता है इसका बहिष्कार किया जाएगा, और दूसरी चीजों को लेके वो आइडेंटिटी फॉर्म की जाएगी। क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे तो वो अपनी शक्ति दिखा पाएंगे और उस शक्ति के द्वारा सत्ता में बार्गेनिंग कर पाएंगे, सत्ता में अपनी जगह बना पाएंगे। आइडेंटिटी डिस्कोर्स का दुनिया भर में यही एक सिद्धांत है। तो इसलिए दलित विमर्श ने दलितों का भी कोई भला नहीं किया, और इसलिए आप देखें कि दलित धर्म के प्रवर्तक डॉक्टर धर्मवीर ने अशोक बनाम वाजपेयी नाम से पुस्तक लिखी। वो भी आईएएस थे, वो भी आईएएस थे। वो अपने स्तर पर तो वर्गीय एकता की बात कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दलितों के नाम पर फिर आप देखें इसके भीतर से दूसरी चीज निकली कि वो दलित स्त्रियों को दलित पुरुषों के प्रभुत्व में अपनी अधीनता में रखने के लिए सिद्धांत बनाते हैं, और इस हद तक पहुंचते हैं कि वो अपनी पत्नी के बारे में जो 900 पेज की पुस्तक लिखते हैं, मेरी पत्नी और भेड़िया, उसकी तो सब लोग दलित लेखकों ने भी भूरी भूरी निंदा की है। और उन्होंने दलित स्त्रियों के बारे में जो व्यवहार किया उसका परिणाम था कि दलित स्त्रियों ने अपने को असर्ट किया। एक सभा में दिल्ली में वहां उनके ऊपर चप्पल तक चलाए गए, दलित स्त्रियों ने ही चलाया। तो दलित स्त्रियां अपनी मुक्ति चाहती हैं, वो दलित डिस्कोर्स के भीतर दलित स्त्रीवाद अलग से उठ खड़ा हुआ। इसलिए उठ खड़ा हुआ कि दलितवाद भी अगर आइडेंटिटी डिस्कोर्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो वो भी वर्चस्व और दमन का संबंध बनाएगा ना।
तो जो वर्चस्व दमन का संबंध बनाएगा तो अपनी स्त्रियों पर भी वर्चस्व दमन का संबंध कायम करेगा, तो स्त्रियां उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो विखंडन हुए, फिर इसके बाद आप देखें कि उनके भीतर उपजाति के संघर्ष शुरू हुए। मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन जातियों का नाम लेना असंवैधानिक माना जाता है, लेकिन चमड़े का काम करने वाले, सफाई का काम करने वाले और पशुओं से संबंधित काम करने वाले जो अलग अलग समुदाय से आए हुए, अलग अलग जातियों से आए हुए लेखक हैं, उन्होंने अपना अपना अलग अभियान चलाया। तो जाति, जब दलित विमर्श जाति विमर्श बना तो उसमें उपजाति विमर्श भी निकलना शुरू हो गए। विखंडन की अनंत प्रक्रिया शुरू हो गई। दलितवाद के भीतर दलित स्त्रीवाद, फिर उसमें उपजातीय विमर्श। इसलिए विमर्श जब वर्चस्व का होगा तो तुम मेरे ऊपर क्यों वर्चस्व कायम करोगे, मैं अपना वर्चस्व कायम करूंगा। तो ये लड़ाई बराबर चल रही है। इसलिए विमर्श ने न दलित समाज का भला किया, न दलित बुद्धिजीवियों का भला किया। उसे कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही हो तो अलग बात है। स्त्रीवाद इससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, क्योंकि समाज में वर्ण भेद प्राकृतिक नहीं है। ये सामंती व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण पैदा हुआ था। उस सामंती व्यवस्था की उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसलिए वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को जितनी जल्दी हो समाप्त हो जाना चाहिए। और जाति के नाम पर जितने भेदभाव, जितने अत्याचार, जितने उत्पीड़न होते हैं, इनको अपराध घोषित करके, कानूनन वैसे अपराध हैं, लेकिन अपराध की तरह इनके साथ व्यवहार होना चाहिए और इनको जितनी ताकत से खत्म किया जा सकता है, इनको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सब मनुष्य बराबर हैं। अब्राहम लिंकन कहते थे ना, सारे मनुष्य एक बराबर हैं। तो मनुष्य बराबर समान पैदा हुआ है। तो लेकिन पुरुष और स्त्री का भेद प्राकृतिक है, लेकिन उसमें अधीनता का संबंध प्राकृतिक नहीं है। तो स्त्री विमर्श उसी तरह नहीं चल सकता जिस तरह दलित विमर्श चलाया गया। ये थोड़ा जटिल है। जो प्राकृतिक भेद है स्त्री पुरुष के संबंध में वो रहेगा, लेकिन जो समाज के कारण स्त्री की दास्ता और पुरुष का प्रभुत्व, स्वामित्व हो गया है, ये महिला आंदोलन चला या इस तरह के जो आंदोलन चलते हैं, उसको उसमें भले ही वो शुरुआत में अच्छा उनका एसेंस रहता होगा, लेकिन बाद में तो जो उस नेता उभर के आते हैं वो सत्ता में भागीदारी के लिए ही सामने आ जाते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि वो साहित्य में जो विमर्श की आपने बात की थी, जो डिस्कोर्स की बात आपने की थी, तो उसका भी स्वरूप इसी तरह का है। लेकिन एक बात जो हम जानना चाहते थे आपसे कि स्त्री को अपने देह पर अधिकार तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बशर्ते कि वो बाजार का इस्तेमाल लेकिन क्या उसको अपनी देह पर अधिकार मिलना चाहिए, इसके बाद दुनिया की संपत्ति पर उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसको घर के स्वामित्व में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ। देह पर अधिकार रहे लेकिन गृह के स्वामित्व में अधिकार ना रहे। इससे क्या स्त्री की समस्या सुलझ जाएगी? आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की संपत्ति में केवल 2% स्त्रियों के स्वामित्व में है, जबकि उनकी आबादी 50% से अधिक है, हालांकि आधी दुनिया कही जाती है। तो जैसे हमारे समाज में केवल 0.01% लोगों के पास 70% संपत्ति है और बाकी 70% लोगों के पास 1% से कम संपत्ति है। वही स्त्रियों के साथ भी है, दुनिया भर में विषमता भारत में भी है। तो ये विषमता नहीं मिटनी चाहिए पुरुष स्त्री के बीच। और अगर ये विषमता बनी रही तो देह पर अधिकार लेके भी स्त्री दासी बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो फेमिनिज्म की लड़ाई है, जो फेमिनिज्म की बातें होती हैं, वो एक लिमिट तक ही चल सकती हैं, बाकी तो उससे कुछ हासिल ज्यादा होता नहीं है। नहीं, देखिए, होता है जैसे दलित आंदोलन, दलित सांस्कृतिक आंदोलन का एक हिस्सा सामाजिक विषमता मिटाने तक संघर्ष को ले जाने के लिए कटिबद्ध है, तैयार है, वो इसको आवश्यक समझता है।
जिसको कहा जाता है कि ये दलित अंबेडकरवाद को मार्क्सवाद से मिलाते हैं। हालांकि अंबेडकर खुद मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे थे और बुद्धवाद और मार्क्सवाद के बीच वो कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे जिस समय उनका देहांत हुआ। बहरहाल, तो उसी तरह स्त्रियों के सांस्कृतिक आंदोलन में भी सामाजिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति और अधिकार का प्रश्न एक सशक्त धारा में उभर आया है। तो ये जो केवल विमर्श करने वाले हैं और पावर डिस्कोर्स करने वाले हैं, उनसे अलग मुक्ति तक इस संघर्ष को ले जाने की चेतना रखने वाले, चाहे वो स्त्री आंदोलन के भीतर हो, चाहे दलित आंदोलन के भीतर हो, चाहे किसी और आंदोलन के भीतर हो, ये सब मिलके एक बड़ा मोर्चा भविष्य में बनाएंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और वही समाज के पुनर्निर्माण का, पुनर्गठन का सही रास्ता होगा। अभी वो लक्ष्य दूर दिखाई पड़ता है क्योंकि विषमता से लड़ने वाली सामाजिक राजनीतिक शक्तियां ही इस समय बहुत बिखरी हुई हैं और कमजोर हैं। लेकिन मनुष्य समाज एक अधिक सौहार्दपूर्ण भविष्य की खोज हमेशा से करता आया है। वाल्मीकि के साहित्य में भी उस सौहार्दपूर्ण संबंध की खोज का स्वप्न है। तुलसी के साहित्य में भी है, कबीर के साहित्य में भी है, रैदास के साहित्य में भी है। और इस तरह भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, नागार्जुन, सबके साहित्य में आप देखेंगे कि उस सौहार्दपूर्ण मानव समाज के भविष्य की कल्पना, उसका स्वप्न मौजूद है। और साहित्य मनुष्य के आत्मा की वाणी होता है, इसलिए और मनुष्य की आत्मा अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बराबर संघर्ष करती है। इसलिए केवल राजनीतिक संघर्षों से हम जीवन को नहीं देख सकते। सांस्कृतिक, साहित्यिक जो रचनात्मक कार्य हैं, इनसे भी हम अपने समय को और भविष्य को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, आप विमर्श से थोड़ा सा हम लोग अलग हटते हैं। ये बताइए कि आजकल जो रचनाएं लिखी जा रही, कविता और कहानियां मुख्य रूप से, आपकी निगाह से तो बहुत सारी चीजें गुजरती होंगी, तो इनकी दशा मतलब और दिशा दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यह हुई है कि एकाएक जब विध्वंस का दौर आया 1990 के आसपास और सोवियत संघ का विध्वंस हुआ 1991 में, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ भारत में 1992 में, तो उसके बाद जो उस समय उभरते हुए युवा रचनाकार थे, जिनको लॉन्ग 90s कहा गया, कि उस दौर के रचनाकार, उनके सामने एक भारी आत्मिक संकट पैदा हो गया कि स्वप्न को लेके वे साहित्य रचना करें, क्योंकि उसके पहले के रचनाकारों के सामने जनवादी संघर्ष का, समाजवादी भविष्य का एक सपना था, भले किसी किसी रूप में हो, लेकिन एक सपना था, एक बल महसूस होता था। लेकिन वो सपना टूट गया, तो उन्होंने नए स्रोतों को खोजा अपनी आस्था के लिए। तो उनका संघर्ष काफी उस दौर में कठिन था। वो कितने स्रोतों को उन्होंने खोजा, हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10-15 सालों में इतिहास उससे और आगे बढ़ गया है। और आप अगर इस दौर में देखें तो छोटे छोटे संघर्ष सारी दुनिया में, एक तरफ अगर जो प्रभुत्व की शक्तियां हैं वो अपना शिकंजा मजबूत करने के लिए जगह जगह विघटन की, युद्ध की और दंगों की कार्रवाई कर रही हैं, दमन की कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बहुत पूरी दुनिया के स्तर पे प्रतिरोध की बहुत सी कार्रवाइयां समानांतर चल रही हैं। तो इसलिए आप इस दौर में देखेंगे कि बड़े सपने लेकर तो नहीं, लेकिन युवा रचनाकार जो पिछले 10, 12, 15 सालों में लिखते हुए सामने आए हैं, ये युवा रचनाकार छोटी छोटी उम्मीदें लेके, छोटी छोटी आस्थाएं लेके, लेकिन सकारात्मक स्वर में रचनाएं लिख रहे हैं। हाँ, ये सही है कि इसी दौर में सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली हुआ है, और सोशल मीडिया का एक अच्छा असर ये पड़ा है कि लोगों को अभिव्यक्ति का बहुत उन्मुक्त मंच मिल गया है।
लेकिन उसका एक नकारात्मक असर ये पड़ा है कि अपनी रचना के प्रति आलोचनात्मक बुद्धि भी क्षीण हुई है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ने नए रचनाकारों को में एक तरह की हड़बड़ी पैदा की है। उनको रोज सीन पे बने रहना है, रोज फेसबुक पे कोई ना कोई चीज पोस्ट करनी है, उसमें 10, 20, 50, 100 लाइक आनी है, कमेंट आना है। तो ये जो तात्कालिकता है, ये तत्काल का सुख, तो जैसे तत्काल का उपभोग जो कंज्यूमरिज्म है, उस कंज्यूमरिज्म का ये कल्चरल मीडियम है, जैसे सोशल मीडिया वैसा बन गया है। तो इसने उस तरह के एक तत्कालवादी प्रक्रिया शुरू की है, जिसका बहुत से रचनाकारों पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद उनमें उन्हीं के बीच से बहुत से रचनाकार बहुत ही समर्थ ढंग से बड़ी दूर तक जाए ना जाए, वो तो उनकी साधना पर निर्भर है। वो अपने अलावा अपने समय के और अपने परंपरा के और दुनिया के कितने साहित्यकारों को पढ़ते, आत्मसात करते हैं, यानी उनका देश और काल कितना बड़ा बनता है, वो अपना देश काल कितना बड़ा बनाते हैं, इससे उनका रचनात्मक बड़प्पन निर्धारित होगा। लेकिन वो उम्मीद लेके सकारात्मक स्वर में कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, और आप इसलिए देखेंगे कि मतलब कम से कम बहुत बड़े पैमाने पर कविताओं में भी और कहानियों में भी आज के इस बाजारवादी उपभोक्तावादी समाज की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने और उसकी आलोचना करने का स्वर बहुत मुखर रूप में सुनाई पड़ता है। और ऐसे नई पीढ़ी के बहुत से रचनाकार, मैंने नाम लेने में एक खतरा होता है कि आप 4, 5, 6 नाम लेंगे, लेकिन 4, 5, 6 नाम छूट जाएंगे और बहुत नाराज होते हैं, और ये नाराजगी एक आलोचक को बहुत झेलनी पड़ती है। तो मैं यहाँ नाम लेके और नए खतरे नहीं लूंगा, लेकिन मैं इन नए रचनाकारों से बहुत आश्वस्त हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वो अपने देश काल को बड़ा बनाएंगे, और वो भविष्य के लिए, मतलब वो प्रेमचंद और अमृतलाल नागर की तरह बड़े रचनाकार और अमरकांत की तरह बड़े रचनाकार बनेंगे, इसकी संभावना उनमें है, क्योंकि ये सब कला सजग है। हाँ, एक बात और अच्छी है कि इस दौर के रचनाकार काफी कला सजग है, और कविताओं से अधिक कहानियों में कला सजगता दिखाई पड़ती है। और ये जो कहानीकार हैं, इनमें से कुछ तो हैं जो हिंदी के कहानीकारों को पढ़ के शैली अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत दूर नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत से रचनाकार समसामयिक विश्व साहित्य से परिचित हैं। ये जो विश्व साहित्य से परिचित होते हैं, उनमें जो उसका अनुकरण नहीं करते, बल्कि उस परिचय का रचनात्मक ढंग से उपयोग करते हैं, उनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली आ रही है। और मुझे इस तरह की रचनाएं पढ़ने में, उनमें कुछ उपन्यास अच्छे आ रहे हैं, कुछ और कहानियां तो बहुत सी अच्छी आ रही हैं। तो ये एक नई चीज है, और इतनी विश्लेषण परकता इसके पहले के साहित्य में बहुत ज्यादा नहीं थी। कहानियों, मैंने कम से कम कथा साहित्य में तो बहुत ज्यादा नहीं थी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, और ये ठीक भी है बात, और इसकी जरूरत भी है कि साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है जी, समाज को बदलने के लिए, और मतलब मुक्ति के लिए, या शोषण से मुक्ति के लिए बाकी संघर्ष के साथ साथ सांस्कृतिक साहित्यिक आंदोलन की भी जरूरत है। लेकिन इस पर जरा थोड़ा सा बताइए कि क्या सांस्कृतिक आंदोलन चलाने के लिए सांस्कृतिक संगठनों की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो उनमें बिखराव क्यों है? देखिए, सांस्कृतिक आंदोलन कभी भी स्वायत्त ढंग से नहीं चलते। जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तब एक कमजोर कम्युनिस्ट पार्टी होते हुए भी उन्होंने इप्टा, पीडब्ल्यूए यानी इंडियन पीपल्स थिएटर, जननाट्य मंच, जननाट्य संघ और प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण किया। और एक कमजोर कम्युनिस्ट पार्टी के बावजूद जननाट्य संघ और प्रगतिशील लेखक संघ ने सांस्कृतिक जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन घटित किया, और पूरे देश में किया। मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी में,
बंगला में, असमिया में, हिंदी में, गुजराती में कौन सी भाषा थी जो उससे अछूती रही उस सांस्कृतिक परिवर्तन से? और वो कई क्षेत्रों में हुआ, संगीत में हुआ, नाटक में हुआ, साहित्य में हुआ, हर क्षेत्र में संस्कृति के बहुत से, और चित्रकला में हुआ, मूर्ति शिल्प में हुआ, ने एक बड़ा व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन आया। लेकिन ये तो एक संगठित प्रयास कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, लेकिन अगर वो स्वाधीनता आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि में नहीं होता तो ये प्रयास इतना प्रभावशाली और सशक्त नहीं हो सकता था। तो समाज में अगर बड़े आंदोलन खड़े होते हैं तो संस्कृति में भी उसका प्रतिफलन दिखाई पड़ता है। आज बताएं आप, समाज में कौन सा आंदोलन, बड़ा आंदोलन चल रहा है? हाँ, छोटे छोटे प्रतिरोध चल रहे हैं। और मैं इस साहित्य की इसीलिए प्रशंसा करता हूं कि बिना बड़े आंदोलन के उसने धीरे धीरे छोटे छोटे प्रतिरोधों से भी आस्था और शक्ति और उम्मीद लेना सीख लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इन युवा रचनाकारों को सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि इन्होंने ये चीज सीख लिया है। तो हम भविष्य का इंतजार करें जब समाज में सचमुच परिवर्तन के महत्वपूर्ण आंदोलन चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिक्रियावादी आंदोलन बहुत चले, लेकिन प्रतिक्रियावादी आंदोलन किस तरह का साहित्य पैदा करते हैं? और देखिए, आंदोलन की पहचान किस बात से की जाएगी? जो आंदोलन आपको उत्तरदायित्व माने दायित्ववान बनाए और विचारवान बनाए, वो आंदोलन तो प्रतिक्रियावादी नहीं होता। लेकिन जो आंदोलन आपको उत्तेजित करे और आपकी उत्तेजना से वो अपना विकास करे, वो आंदोलन प्रतिक्रियावादी होता है। ये एकदम सीधी पहचान है। और आप देखिए, स्वाधीनता आंदोलन ने एक जागृति, एक संकल्प, एक चेतना पैदा किया था या उत्तेजना पैदा किया था? लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने और बाबरी मस्जिद तोड़ो आंदोलन ने संकल्प और विवेक पैदा किया या उत्तेजना पैदा की? ये जितना भी हिंदू मुसलमान चल रहा है, ये उत्तेजना पर आधारित है या विवेक पर आधारित है? और इस प्रेरणा से कैसा साहित्य लिखा जाएगा? साहित्य कभी भी उत्तेजना से नहीं लिखा जाता। बहुत से दलित साहित्यकार इसीलिए अच्छे साहित्यकार नहीं हैं कि वो आक्रोश को ही साहित्य की भाव वस्तु मानते हैं, उसी को पूंजी मानते हैं। आक्रोश तो उत्तेजना है, और उत्तेजना कभी किसी भी तरह का साहित्य हो, उत्तेजना अच्छे साहित्य की पूंजी नहीं हो सकती, उसकी भाव वस्तु नहीं हो सकती। और वर्ड्सवर्थ ने जो बात कही थी वो बहुत बेमतलब की बात नहीं थी कि जब आप किसी घटना को शांत मन में याद करते हैं और तब वो आपको भावोद्वेलित कर दे, तो वो भाव साहित्य का भाव होता है। जब शांत मन में आप किसी घटना को याद करते हैं तो उस घटना काफी बदल जाती है, तौल लेते हैं आप उसमें। आपको अपनी गलती भी समझ में आती है, दूसरे की खूबी भी समझ में आती है, यानी उसका मूल्यांकन आलोचनात्मक बुद्धि से हो चुका रहता है या हो जाता है। तो साहित्य इस तरह से एक भाव की चीज है, भाव के भावावेश से पैदा होती है, माने भावोद्वेलन से पैदा होता है साहित्य। लेकिन वो भावोद्वेलन आक्रोश वाला नहीं होता है, वो भावोद्वेलन भी विवेक वाला होता है। शांत मन में आया हुआ भावोद्वेलन वैसा भावोद्वेलन होता है, पुनर्स्मरण से होता है। और इसीलिए आप देखें कि अक्सर तत्काल की घटनाओं पर जो साहित्य लिखा जाता है उसमें 99% साहित्य केवल उत्तेजना का साहित्य होता है, प्रतिक्रिया का साहित्य होता है, वो टिकता उकता नहीं है। तो अब जैसे कोरोना पर बहुत कविताएं लिखी गई, हमारे एक मित्र ने तो कोरोना काव्य नाम से एक धारा ही बना दिया है। तो लेकिन ये जो कोरोना साहित्य लिखा जा रहा है, दुर्भाग्य से इसका भी अधिकांश हिस्सा कोरोना ग्रस्त ही है, और वो थोड़े ही दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बीच से जिनके मन पर इन घटनाओं ने बहुत गहरा असर डाला और उन्होंने इसके मानवीय पक्षों को, इससे उत्पन्न मानवीय संकट को और उस संकट के लिए उत्तरदायी सामाजिक प्रक्रियाओं को
अपनी कविता में, अपने साहित्य में चित्रित किया, कविताओं पर ज्यादा, कविताएं ही ज्यादा आ रही, कविताओं में चित्रित किया, वो कविताएं काफी देर तक प्रभावित करेंगी। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि तात्कालिक प्रतिक्रिया, उत्तेजना, आक्रोश, ये महान साहित्य नहीं हो सकता। तो जो आंदोलन उत्तेजना पैदा करेगा, चाहे वो जिसके नाम पर हो, वो साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं हो सकता। कल इस तरह के फिर आंदोलन उठेंगे जो विवेक और उत्तरदायित्व पैदा करेंगे, तब जो सांस्कृतिक आंदोलन खड़े होंगे वो महान संस्कृति, महान साहित्य, महान कला का प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इसलिए मैं शुमंगल सुमन की एक पंक्ति याद करूंगा, मैं मनुष्य के भविष्य से नहीं निराश, आज चाहे जितनी निराशा की परिस्थिति दिखती हो, लेकिन मनुष्य का भविष्य निराशा में नहीं है। एक बात, अब आखिरी बात, इसके हम लोग बातचीत अब समाप्त करेंगे। प्रेमचंद ने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि साहित्यकार को राजनीति के आगे मशाल लेके चलने की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो अभी आपने जैसे बताया कि हमें इंतजार करना चाहिए, कभी न कभी कोई राजनीतिक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा होगा और तब सांस्कृतिक आंदोलन भी तेज होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सांस्कृतिक आंदोलन चले और उससे प्रेरणा लेकर के जन आंदोलन खड़ा हो? बिल्कुल वाजिब चिंता है। मैंने राजनीतिक आंदोलन नहीं कहा, मैंने सामाजिक आंदोलन कहा। स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, स्वाधीनता आंदोलन सामाजिक आंदोलन था। जनता के भीतर जो पराधीनता की घुटन थी, उससे मुक्ति का। और इसलिए आप देखें कि सबसे बड़े नायक उस आंदोलन के, मैंने बहुत लोगों ने बहुत त्याग किया, लेकिन सबसे बड़े दो नायक बने उसके, एक भगत सिंह और एक गांधी जी। और दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन ये दो बड़े नायक बने, ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने। इसलिए कि भगत सिंह ने अपने आचरण से, अपने विवेक से, अपने साहस से लोगों के भीतर संकल्प और भयहीनता, निर्भयता पैदा की। और गांधी ने संकल्प और निर्भयता पैदा की, बिल्कुल दूसरे रास्ते से। तो ये जो संकल्प और निर्भयता थी, ये सामाजिक आंदोलन की धुरी है, राजनीतिक आंदोलन की धुरी ये नहीं होती है। राजनीतिक आंदोलन का परिदृश्य अलग होता है। सामाजिक आंदोलन माने समाज के भीतर जब बड़े आंदोलन खड़े होते हैं, उससे राजनीति भी प्रभावित होती है, क्योंकि राजनीति आखिर समाज के संगठन की कला है। और संस्कृति भी प्रभावित होती है, क्योंकि संस्कृति समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए मूल आधार समाज है। और मैं राजनीतिक आंदोलन से बहुत उम्मीद नहीं करता हूं, मैं सामाजिक आंदोलनों से उम्मीद करता हूं। ठीक है अरविंद जी, तो भविष्य में ऐसे सामाजिक आंदोलन उठेंगे, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। चलिए, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और लगभग जितने बिंदु मैंने नोट किए थे आपसे बातचीत करने के लिए वो हो गया। वो लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा जरूर टाइम चला गया हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, बातें सारी हो गई। अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और कि आपने अपने व्यस्त समय में से और इतनी कठिनाई के बावजूद आपने मुझे समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को, मेरे परिचितों को और तमाम लोगों को जो इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी बातें इनके दिमाग में क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और जिन लोगों ने भी इसको देखा होगा, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं।